हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज है हमारी क्लास नंबर 5। पिछली हमने क्लास में अभी तक 4 क्लासेस में हमने देख लिया था। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो रहा था हमारा गुप्त काल, और आज हम देखने वाले हैं गुप्त काल उत्तराखंड में, यानी कि जो गुप्त रहे उनका उत्तराखंड के इतिहास में क्या योगदान रहा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं उत्तराखंड में गुप्त काल। तो पहला टॉपिक है आपका जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, वो छंगलेश वंश। देख लेते हैं इस बारे में। इस वंश की जानकारी इस वंश की जानकारी लाखा मंडल शिलालेख देहरादून से मिली है। छंगलेश वंश का 8वां राजा था। यानी कि जो आपका बता रहा है कि इसमें जो ये छांगलेश वंश है, जो ये इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, वो लाखा मंडल शिलालेख से मिलती है। और जो लाखा मंडल शिलालेख है वो आपका देहरादून में है। ठीक है जी। छांगलेश जो इस वंश था, ये 8वां राजा था इस वंश का, छांगलेश। ठीक है जी। फिर है आपका सिंहपुर का यदु राजवंश। स्रोत लाखा मंडल शिलालेख, इसकी जानकारी मिलती है। और आपका जो है संस्थापक कौन था इसका, सैन वर्मन इसका संस्थापक रहा था सिंहपुर वंश का। और अंतिम जो राजा था इसका वो भास्कर वर्मन था। ठीक है जी। याद रखेंगे आप, अंतिम शासक कौन था इसका, भास्कर वर्मन। राजकुमारी ईश्वरा के पिता भास्कर वर्मन। कभी कभी वो पूछ लेता है एग्जामिनर में, मैंने इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर दिया है, वो पूछ लेता है कि राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम क्या है, तो क्या है, राजा भास्कर। ठीक है जी, या ओनली भास्कर। पति का नाम क्या था, जालंधर राजकुमार श्रीगुप्त। जालंधर राजकुमार श्रीगुप्त। ईश्वरा के पिता का नाम भास्कर वर्मन, पति का नाम जालंधर राजकुमार। और राजधानी क्या थी इनकी, राजधानी थी आपकी सिंगपुर। ठीक है जी। फिर है आपका नागवंश। 600 ईस्वी के पास नागवंशीय राजा गणपति नाग थे। ठीक है जी। गोपेश्वर तक की सीमा की विजय किया था। यानी कि बता रहा है कि 600 ईसा पूर्व में नागवंशीय राजा गणपति नाग ने गोपेश्वर तक की सीमा विजय कर ली थी। ठीक है जी। और फिर गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ये मिला आपका 1191 में। 1191 में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो 1191 और 1192 मोहम्मद गोरी का युद्ध। ठीक है जी। 1191 और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था उसका, उसमें वो विजय प्राप्त कर ली थी उसने। तो देखते हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख में स्थापित गणपति नाग के द्वारा लिपि जो थी वो वराह्य लिपि थी, और भाषा जो थी वो आपकी संस्कृत थी। ठीक है जी। इस पर 4 नागवंशी राजा के नाम है। पहला आपका गणपति नाग, दूसरा आपका हशु नाग, तीसरा आपका विभु नाग, चौथा आपका स्कंद नाग। फिर आपका लास्ट में इसमें 1200 ईस्वी में अशोक चल ने गोपेश्वर तक का क्षेत्र विजय किया था। यानी कि अशोक चल एक राजकुमार था, उसने 1200 ईस्वी में गोपेश्वर तक का जो क्षेत्र है वो विजय कर लिया था। इस जीत के उपलक्ष्य में उसने गोपेश्वर त्रिशूल लेख के ऊपरी भाग पर अपना नाम अंकित कराया था। ठीक है जी। यानी कि जैसे हम कुछ करते हैं ना, कोई हम जीत जाते हैं, कुछ खिताब जीत जाते हैं, तो हम उत्साह में और ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो उसे प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से ठीक वो अशोक चल ने भी किया था, उसने अपना नाम अंकित कराया था उस पे। अशोक चल के बारे में पढ़ते हैं हम अब। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में इसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है। पहले क्या होता था, पहले जो लोग थे वो बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हाँ हम सबसे बड़े पद पर है। ठीक है जी। वो दिखाते थे कि हम आज अभी सबसे बड़े पद पर है। जैसे किसी ने राजा की उपाधि ली तो उससे बड़ा राजा क्या कहलाएगा, महाराजा। ठीक है जी। महाराजा से ऊपर का जो राजा होगा उसने अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगानी चाहिए, महारा परम भट्टारक महाराजा धीराज। इसी तरह इससे ऊपर कोई राजा होने का तो वो और बड़ी उपाधि लगाएगा अपने नाम के आगे। तो इस ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में इसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है। फिर अब बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। यानी कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं आपकी जानते होंगे आप, हीनयान और महायान। तो ये कौन सी शाखा को मानता था, महायान शाखा को मानता था। ठीक है जी।
उच्च कोटि का कवि था। ये कवि था और कहेगा था उच्च कोटि का। विराय कुल का राजा था। इसके कुल का नाम क्या है? विराय राजा था। अपने नृत्य शास्त्र पर नृत्य अध्याय की रचना की। इसने एक नृत्य शास्त्र लिखा इसने अपना एक, उसने उसमें इसकी नृत्य अध्याय की रचना की थी इसमें उसने। ठीक है जी। फिर है वर्धन वंश। इसमें पहला राजा होगा आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो आपका हुआ जो यात्री, एक यात्री हुआ ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक। इसने क्या लिखा है भारत के बारे में, उत्तराखंड के बारे में? 629 में भारत आया था बौद्ध धर्म का संकलन करने के लिए। यानी कि ये 629 में है जो भारत आया था। और किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, इसका संकलन करने के लिए। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। यानी कि इसे, ये जो आया था ह्वेनसांग आपका, इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित की उपाधि दी गई थी या कहा जाता है। फिर 634 में उत्तराखंड की यात्रा की, जिसे इसने पोलिहिमोप्यू लो, जिसने इसे हीमोपुलो यानी के ब्रह्मपुत्र कहा। ये जो भाषा है आपकी पोलिहिमो, जो है चीनी यात्री था तो इसने चीनी भाषा में लिखा, और जो इसका अर्थ है वो ब्रह्मपुर कहना चाहता है ये। ठीक है जी। तो देखते हैं 634 में उत्तराखंड की यात्रा की, जिसने इसे ब्रह्मपुत्र कहा। 667 मील की परिधि में फैला था। यानी कि इसने बताया कि जो ब्रह्मपुर है वो आपका, वो 667 मील की परिधि में फैला हुआ था, हर्ष के अधीन था। और हर्ष जो था यहाँ का राजा था, उसके अधीन ये क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? ब्रह्मपुर क्षेत्र किसके अधीन था? राजा हर्षवर्धन के। हरिद्वार को इसने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसने हरिद्वार को क्या कहा? तो हरिद्वार को इसने मोयुलो कहा, जो 20 मील चीनी नाप। ली का मतलब है जो एक चीन में एक माप होती है उसे ली कहा गया होगा। तो 20 ली चीनी माप है इसकी। ठीक है जी, याद रखेंगे आप। हरिद्वार को क्या कहा इसने? मोयुलो। और कितनी? 20 ली इसकी माप थी। ह्वेनसांग की यात्रा पर इतिहासकारों की राय, यानी कि जो इतिहास वो था आपका यात्री था, तो इस पर उत्तराखंड के इतिहासकारों ने अपनी क्या राय रखी, अपनी क्या बातें रखी, उसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा उत्तराखंड के इतिहासकारों ने। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके कनिंघम साहब। तो इसने ब्रह्मपुर की स्थिति पश्चिम रामगंगा के पास लखनपुर, विराटपट्टनम, विराटगढ़ को मानी है। ठीक है जी। कनिंघम ने ब्रह्मपुत्र की जो स्थिति है वो कहाँ मानी है? लखनपुर में, विराटनम और विराटगढ़ को मानी है। फिर आपका दूसरा इतिहासकार पावेल। तो कत्यूरी घाटी, राहुल और एटकिंसन ने ब्रह्मपुर को प्राचीन नाम उत्तरकाशी माना है। यानी कि जो एटकिंसन है, जो एक विदेशी यात्री है जिसका उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, उसने ब्रह्मपुर की जो का नाम है जो क्या माना है? उत्तरकाशी माना है। ठीक है जी। तो ये था आपका यहाँ लग उत्तराखंड में आपका देव गुप्त वंश, और इसके बाद शुरू होता है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र। इसे भी हम इसी क्लास में देख लेते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र। तो देखते हैं हम, चलिए। 1915 में इसकी खोज की गई, और खोज कहाँ की गई? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है जी। इसमें 5 पौरव राजों की जानकारी मिलती है। कितने राजाओं की? 5 पौरव राजों की जानकारी मिलती है। केपी नोटियाल के अनुसार वे 5 राजा कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला राजा आपका विष्णुवर्मन, फिर है वर्षवर्मन, श्री अग्निवर्मन, द्विज वर्मन या धूति वर्मन, और विष्णुवर्मन सेकंड। इनकी जो उपाधि थी, इन सभी की पांचों की उपाधि जो थी, ये मैंने करके लगा रखा है। इनकी उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज थी। ठीक है जी। तो इनके बारे में देखते हैं। हर्ष के काल में उत्तराखंड का क्षेत्र ब्रह्मपुर राज्य कहलाया, जबकि पौरव वंशीय राजाओं के काल में यही राज्य
पर्वताकार कहलाया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे, वो बाज दफा एग्जाम में क्या करता है आपसे पूछ लेता है कि पर्वताकार राज्य किस राजवंश के शासनकाल में हुआ या किस वंश के शासनकाल में हुआ, तो आप याद रखेंगे किसके, हर्षवर्धन के काल में ब्रह्मपुर राज्य कहलाया, जबकि पौरव वंशीय राजाओं के काल में यही काल पर्वताकार राज्य कहलाया। किसके काल में, पौरव राजवंशीय राजाओं के, ठीक है जी। फिर आपका द्विज वर्मन विष्णु वर्मन की मुद्राएं अंडाकार थी, इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी और भाषा क्या थी, संस्कृत थी। मुद्राओं में पौरव वंश को सूर्यवंशी कहा गया है और ताम्र पत्रों में सूर्य और चंद्र कहा गया है। यानी कि इन्होंने जो मुद्रा चलाई थी, रुपए चलाए थे, उस मुद्रा और रुपए में इन्हें क्या कहा गया है, वो कहा गया ना सूर्यवंशी, और ताम्र पत्रों में क्या कहा गया है, सूर्य और चंद्र कहा गया है। पौरव वंश का पौरव वंश का राज्य पर्वताकार था, जिसका नाम गुप्ते, गिरियावली, राजधानी ब्रह्मपुर थी, ठीक है जी। जिसका नाम क्या था, गिरियावली, और राजधानी कहाँ थी, ब्रह्मपुर थी। ये आप नोट कर लेना पॉइंट। पौरव वंश का राज्य पर्वताकार था, पूछ लेता है ना कि पौरव वंश का राज्य का क्षेत्र कैसा था, तो कैसा था, पर्वताकार। नाम क्या था, गिरियावली, राजधानी ब्रह्मपुर, ठीक है जी। ब्रह्मपुर को इंद्र नगरी और नगरों में श्रेष्ठ नगर कहा गया। यानी कि जैसे हमारा ये हो जाता है ना दिल्ली, आपका नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा, दिल्ली सबसे फेमस है। इसी तरह से ब्रह्मपुर में जो इंद्र नगरी थी, नगरों का नगर था, वो था श्रेष्ठ नगर, कौन था, इंद्र नगरी। इस वंश का कुल देवता पूछ रहा है कि इस वंश का कुल देवता कौन था, वीरणेश्वर स्वामी थे। याद रखेंगे आप, पौरव वंश का कुल देवता, पौरव वंश का कुल देवता कौन हो जाता है आपका, वीरणेश्वर स्वामी। राजा के परिवार को कोर्ट कहा जाता, राजा के परिवार को कोर्ट कहा जाता, क्या कहा जाता, कोर्ट। राजा अपने नाम में श्री शब्द का प्रयोग करता, श्री शब्द यानी कि जैसे मान ले किसी का नाम, राजा का नाम राहुल है, ठीक है जी, मान लेते हैं राहुल है, तो अपने नाम के आगे क्या लगाएगा, श्री राहुल। तो इसी तरह जो पौरव वंश के जो राजा थे, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, श्री, उसके बाद नाम, जैसे वर्मन, श्री वर्मन, श्री अग्निवर्मन, ठीक है जी। इस प्रकार से पूछ लेता है कि वो कौन सा वंश है जो अपने नाम के आगे श्री की उपाधि लगाता था, तो आप याद रखेंगे कौन सा, पौरव वंश। फिर आपका गोहितेशी कहलवाना पसंद करते, यानी कि जो राजा थे, ये पौरव वंश के जो राजा थे आपके, ये अपने आप को गोहितेशी कहलवाना पसंद करते थे राजा। इनका शासन प्रशासन हर्ष व गुप्त काल से लिया गया है। यानी कि इन्होंने अपने आप कोई इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, इन्होंने क्या किया, उठा के कॉपी कर लिया हर्ष के काल को और गुप्त के काल को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर आपका मंत्रियों को राजा आमत्य कहा जाता, मंत्रियों को राजा आमत्य कहा जाता था। फिर आपकी पौरव राजवंश की पदाधिकारी, यानी कि इनके जो अधिकारी थे उन्हें कौन कौन से पद थे और उन पर क्या कहा था, संधि विग्रहक, कि वहां का मंत्री था, विदेश मंत्री प्रधान था, जो युद्ध एवं संधि का अधिकारी होता था। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि संधि विग्रहक किस पद का प्रधान होता था, तो किस पद का, विदेश मंत्री होता था, जो विदेश की जो संधियां वगैरह होती थी उनकी ये देखभाल करता था, उनमें संधियां कराता था, ठीक है जी। फिर आपका दूसरे नंबर पर बालाध्यक्ष। सेना 3 भागों में विभाजित थी, गज सेना, अश्व सेना और आपकी पैदल सेना। यह सेना का प्रमुख होता था, तीनों सेना का, यानी कि जो आपकी गज सेना थी, आपकी अश्व घोड़ों की सेना थी, गज हाथियों की सेना। गज जो सेना थी वो आपकी हाथियों की थी, अश्व थी आपकी घोड़ों की सेना, और आपकी पैदल थी जो आपकी पैदल सेना को जैनपति कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था। और इन तीनों का जो प्रधान होता था, तीनों सेना का प्रधान जो होता था, वो कहलाता आपका बाला अध्यक्ष, तीनों सेना का प्रधान। तीसरे नंबर का है आपका दोवारिक, राजा का दरबारी होता था।
इसकी अनुमति के बिना कोई राजा से मिल नहीं सकता था। द्वारिक यानी कि द्वार पे खड़ा होने वाला जो होता था वो द्वारिक होता था। फिर आपका चौथे नंबर का जो इंपॉर्टेंट है, तीसरे का भी इंपॉर्टेंट है, कामस्थ। राज्य की आय, राजस्व और भूमि लेखा का प्रधान, यानी कि राज्य की जो आय व्यय होता था और जो भूमि लेखों का काम होता था वो कामस्थ करता था और इसी की जिम्मेदारी होती थी। प्रतिहार, ठीक है जी, कौन? प्रतिहार, राजमहलों के संरक्षक और परिवारों के संरक्षक, जो राजाओं को सुरक्षा देते थे और जो परिवार की भी रक्षा करते थे और जो महलों की भी रक्षा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्रतिहार। पौरवों की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं हम अब कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। राज्य में सर्वाधिक आय का स्रोत भूमि कर था, यानी कि भूमि पर कर लगाकर ये सबसे ज्यादा आय अर्जित करते थे। भू राजस्व वसूलने वाले को भागिक कहा जाता था। ये बहुत ज्यादा बहुत बहुत कह देते ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वो आपसे पूछ लेगा वो कि भू राजस्व वसूलने वाले को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता है? भागिक कहा जाता है। भू राजस्व की दर थी जो वो 1/6 निर्धारित की थी। कितनी की थी? 1/6, याद रखेंगे आप। फिर है भू राजस्व माप के आधार पर लिया जाता था, जिसे द्रोण बापम कहा जाता था। ठीक है जी, किसके आधार पर लिया जाता था? ये भू राजस्व माप के आधार पर लिया जाता था, जिसे द्रोण बापम कहा जाता था। इस काल में भूमि को दो भागों में बांटा जाता था। पहले नंबर की केदार भूमि, दूसरे नंबर की सारी भूमि। केदार भूमि कौन सी होती थी? जहां सिंचाई की व्यवस्था होती थी, यानी कि जहां खेतों में पानी वगैरह जो व्यवस्था थी ये सुचारू रूप से चलित थी। और सारी भूमि, सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है जी। फिर आपका भूमि का अधिकारी राजा स्वयं होता था। ये दान भी कर सकता था भूमि, बेच भी सकता था भूमि। ठीक है जी। राजा, भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा स्वयं होता था। फिर आपका स्वर्ण गोत्र देश। स्वर्ण गोत्र देश, ये आखिरी पॉइंट है, कल हम शुरू करेंगे आपका कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है जी, ये इस क्लास का लास्ट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। स्वर्ण गोत्र देश, यह ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित था। हर्षवर्धन के राज्य के बाहर स्वर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, यानी कि कह रहा है कि जो हर्षवर्धन का राज्य था उसके बाहर स्वर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, यानी कि एक स्वतंत्र राज्य कौन था? स्वर्ण गोत्र देश, जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता था। ठीक है जी। इस राज्य को ललित द्वितीय ने जीता। इसकी जानकारी कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है। ठीक है जी, कलहण की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे इसकी जानकारी मिलती है। ये विल्सन ने स्त्री राज्य की स्थिति भोट प्रदेश में बतलाई थी। जो विल्सन था एक इतिहासकार विदेशी, इसने जो स्त्री राज्य की उपाधि है, यानी कि स्वर्ण गोत्र जो देश था, स्वतंत्र राज्य था जो हर्षवर्धन के काल के बाहर, तो उसकी स्थिति विल्सन ने कहा बताइए? भोट प्रदेश में बताइए। ललित द्वितीय ने स्त्री राज्य में नरसिंह मंदिर बनवाया था। ठीक है जी, ये एग्जाम में पूछा गया है आपका गोविशाण। उसने क्या पूछा है? काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो काशीपुर का प्राचीन नाम आपका गोविशाण है, याद रखेंगे। मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि गोविशाण का प्राचीन नाम काशीपुर या काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण। ठीक है जी, याद रखेंगे आप। तो देखते हैं, फाहियान ने गोविशाण का विवरण किया है। फाहियान एक चीनी यात्री था। ठीक है जी, इसने क्या किया आपका? इसका गोविशाण काशीपुर का विवरण दिया है। ठीक है जी। 636 ईस्वी में ह्वेन-त्सांग ने गोविशाण की यात्रा की थी। पूछ लेता है कि ह्वेन-त्सांग ने गोविशाण की या काशीपुर की यात्रा कब की थी? तो 636 में की थी, जिसे वर्तमान में काशीपुर कहा जाता है। वर्तमान में गोविशाण को क्या कहा जाता है? काशीपुर। ठीक है जी। ह्वेन-त्सांग ने गोविशाण को कूपी संगहा कहा। ह्वेन-त्सांग की पुस्तक सियुकी के अनुवादक जूलियान ने कुपियू संगहा का संस्कृत रूप गोविशाण माना है। ये जो है आपका कुपी हु सा ये वगैरह ये शब्द है, ये आपका चीनी भाषा का शब्द है। महाभारत काल में गोविशाण को
गोंडसान देश कहा गया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1865 में पहली बार कनिंघम ने गोविषाण का उत्खनन किया, जिसकी पहचान उज्जैनी ग्राम से की, जिसका मुख्य बिंदु भीमगढ़ था। ठीक है जी। जो आपका मैं बता दूं इसमें आपको, ये लास्ट पॉइंट है आपका आज। 1865 में इंपोर्टेंट है, पहली बार कनिंघम ने गोविषाण का उत्खनन किया, जिसकी पहचान कनिंघम ने उज्जैनी ग्राम को बताई थी, और जिसका मुख्य बिंदु इसने भीमगढ़ को माना है। धर्मवीर शर्मा ने पुनः गोविषाण का उत्खनन किया। उन्होंने वहां बौद्ध स्तूप, बौद्ध मूर्ति के आपके अवशेष मिले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल शुरू करेंगे हम कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राचीन इतिहास हमारा, प्राचीन उत्तराखंड हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है 5 क्लास में। कल हम शुरू करेंगे कत्यूरी राजवंश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर अगेन।